second chapter of the biology syllabus in NCERT. लास्ट चैप्टर मैंने देखा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत थी और किस तरीके से उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में हम अब उसी साइंटिफिक नेमिंग और क्लासिफिकेशन को और आगे जाएंगे और बायोलॉजी में कैसे एनिमल्स को, प्लांट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, कैसे कैसे किंगडम्स में उनको क्लासिफाई किया गया है और किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको क्लासिफिकेशन किया है वो देखेंगे। हिस्ट्री देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन हमारे पास आया है। तो पहले इससे मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब सालों पहले जब क्लासिफिकेशन होता था तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स के फूड के हिसाब से, क्या चीजें फूड है, क्या चीज शेल्टर है, उसके हिसाब से क्लासिफाई हो जाते थे ऑर्गेनिजम्स। जैसे कुछ प्लांट्स को शेल्टर के रूप में हमने क्लासिफाई कर दिया, कुछ प्लांट्स को फूड के रूप में क्लासिफाई कर दिया, किसी प्लांट को क्लोथिंग के लिए क्लासिफाई कर दिया, क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन उसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं था कि जिसके बेसिस पर वो क्लासिफिकेशन, वो नीड्स के हिसाब से था। अब नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो साइंटिफिक वे से क्लासिफिकेशन करने की कहीं से शुरुआत होती है, तो वो एरिस्टोटल ने इसकी शुरुआत की थी। एरिस्टोटल ने क्या किया, अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एक अच्छा साइंटिफिक बेसिस उसने पहली बार इस साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि हम देखने पे, किसी ऑर्गेनिज्म को देखने पे उसके साथ जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं उसे हम कॉमन साइंटिफिक भाषा में उसको मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं। किस टाइप, अगर प्लांट की बात करें तो किस टाइप के उसके लीफ है, उसके लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, पैटर्न कैसी है, फ्लावर कैसा है, उसके फ्लावर में पेटल्स कैसे है, सेपल्स कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो फीचर्स जो हमें देखने पे पता चलते हैं तो वही हमारे फीचर्स को मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बोला जाएगा। और इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने का एक शुरुआत की। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म को उनको दो में क्लासिफाई किया, एक तो प्लांट्स और एनिमल्स। अब तो पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे पाए गए थे उन सबको या तो प्लांट्स की कैटेगरी में रखा या तो एनिमल्स की कैटेगरी में रखा। और एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा, रेड ब्लड से। एनिमल्स में वापस से दो कैटेगरी बनाए उन्होंने। एक वो टाइप के एनिमल जो रेड ब्लड सेल्स, जिनमें रेड ब्लड था, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड नहीं था। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किए। एक तो ट्रीज, दूसरा था हर्ब्स और तीसरा श्रब्स। तो प्लांट्स किंगडम में उन्होंने ट्रीज को रखा, हर्ब्स को रखा और श्रब्स में क्लासिफिकेशन किया। और जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया तो उन्होंने रेड ब्लड वाले एनिमल्स को एक साइड पे रखा और विदाउट रेड ब्लड वालों को एक साइड पे रखा। ये एरिस्टोटल का प्रिमिटिव, मतलब जो शुरुआती क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था वो था। अब उनके बाद आए लिनियस, जिनके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। उन्होंने कैसे कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें दिया था साइंटिफिक नेमिंग के लिए। तो हमने उसमें देखा था कि 2 किंगडम बताए थे। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो 2 टाइप्स में किया, 2 किंगडम बनाए, एक तो प्लांटे किंगडम और दूसरा एनिमेलिया किंगडम। एरिस्टोटल की तरह यहाँ पे इन्होंने प्लांटे किंगडम और एनिमेलिया किंगडम रखा, लेकिन उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने देख के किए होंगे। लेकिन जो उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम बनाया और उनमें जिन स्पीसीज को रखा, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन यूकारियोट है, कौन प्रोकारियोट है। कभी कभी ऐसा होगा कि प्लांटे किंगडम में ही यूकारियोट्स भी आ रहे हैं, प्रोकारियोट्स भी आ रहे हैं, एनिमल किंगडम में यूकारियोट्स भी आ रहे हैं, प्रोकारियोट्स भी आ रहे हैं। उन्होंने ये क्लासिफाई इस बेसिस पे नहीं किया कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। तो प्लांट किंगडम में भी यूनिसेल्युलर थे, मल्टीसेल्युलर थे, एनिमेलिया में भी यूनिसेल्युलर थे, मल्टीसेल्युलर थे। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड क्लासिफिकेशन ये नहीं था, बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। फोटोसिंथेसिस के हिसाब से भी इन्होंने नहीं किया। तो कभी कभी क्या हो रहा था, प्लांटे किंगडम में ही फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म भी आ रहे थे और नॉन फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म भी आ रहे थे। एनिमेलिया में भी सारा मिक्स हो रहा था। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जिनको ना तो हम प्लांट्स बोल सकते हैं ना तो हम उनको एनिमल बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या है, वायरस। वायरस क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही होता है ऑलमोस्ट, और एक न्यूक्लिक एसिड वगैरह होता है। तो उसको क्लासिफाई ना तो हम उसको प्लांट बोल सकते हैं ना तो हम उसको एनिमल बोल सकते हैं। और अभी भी
उसका कोई क्लासिफिकेशन हमने नहीं किया कि वो प्लांट है या एनिमल है। तो अगर लिंग्विस्ट के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जाएं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, और ये भी प्रॉब्लम थी कि यूकारियोट्स प्रोकैरियोट्स वगैरह मिक्सअप हो रहा था। इसलिए नीड हमें पता चला कि और ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड और ज्यादा स्पेसिफिक करने की जरूरत है इस क्लासिफिकेशन को। मच मोर कैरेक्टर्स हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी हमें उनके बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ेगा, और किन किन कैरेक्टर को हम आगे जाके इंक्लूड करेंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस में। तो सेल स्ट्रक्चर, किसी के ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर देख के उनको अलग अलग कैटेगरीज बनाई जा सकती है। ऐसे ही नेचर ऑफ सेल वॉल देख के, सेल स्ट्रक्चर में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल किससे बनी हुई है उस पर भी डिपेंड करेगा, फोस्फोलिपिड से बनी हुई है या फिर कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, बाइलेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई है, प्रोटीनस है, क्या है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किया जा सकता है। इसी तरह नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस टाइप ऑफ नोड, क्या मोड है उसका न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है विच मेक इट्स ओन फूड, वो अपना ही फूड प्रिपेयर करता है, और जो हेटेरोट्रॉप्स है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसी तरह हैबिटेट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, डेजर्ट में रहने वाले, या फिर मरीन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे कैरेक्टर्स को भी हम आगे जाके इंक्लूड करेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से आगे क्लासिफिकेशन कर पाए। ये था एक ब्रॉड आइडिया जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका। टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बोला कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत है। उनमें उन्होंने इंक्लूड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांट। अब देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जब पहले जो हमने क्लासिफाई किया था इन 2 और किंगडम, दैट इज प्लांटेड किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स में इंक्लूड कर दिया था। क्यों, किस बेसिस पे? उन्होंने ये बोला कि भाई जो सारे ऑर्गेनिजम्स है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे क्या हो गए, प्लांट हो गए। उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था तो ठीक था, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग है वही एक ही किंगडम में इंक्लूड हो जा रहे थे। जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो होता है प्रोकारियोटिक, प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया। फंगाई जो होता है यूकारियोटिक, उसके साथ एक ही कैटेगरी में आ गया। फंगाई कैसा होता है, यूकारियोटिक होता है, बैक्टीरिया होता है प्रोकारियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि ऑटोट्रॉप है, ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरा क्या बोलते हैं, सियानोबैक्टीरिया। ये जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन लेती है। ये इंक्लूड हो गई बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के साथ, फंगाई के साथ, मोजिस के साथ, क्योंकि ये तो अलग है। फंगाई कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, वो दूसरे यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इंक्लूड हो रही थी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ही में आ रहे थे। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिनमें सीड जो है वो नेक्ड होता है, डायरेक्टली सीड प्रोड्यूस होता है, इनमें ना फ्लावर्स होता है ना ही फ्रूट्स होते हैं। नो फ्लावर्स, नो फ्रूट्स। ये ऐसे प्लांट्स है जिनमें ना फ्रूट होता है ना फ्लावर होता है। ये इंक्लूड हो जा रहे थे एंजियोस्पर्म के साथ, मतलब दोनों इतने अलग है फिर भी। एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म फ्रूट होता है इनमें और फ्लावर्स भी होता है, ठीक है। मतलब जो फीमेल फ्लावर की जो ओवरी होती है वही आके जाके फ्रूट बनती है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्योंकि बस उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी इसलिए वो प्लांट किंगडम में इंक्लूड हो गए, लेकिन दोनों तो कितने अलग है। फर्न जो होता है वो ना तो उसके पास फ्लावर होता है ना फ्रूट होता है, और ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन से। ये भी इतना अलग टाइप है लेकिन फिर भी एक ही किंगडम में आ जा रहा था। फंगाई, फंगाई जो होता है उसके सेल वॉल में प्रेजेंस ऑफ चाइटिन होती है, CHITIN। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग। तो उसके सेल वॉल में चाइटिन आ रहा था। ये इतनी स्पेशलाइज्ड है कि दूसरे किसी में भी नहीं है, फिर भी फंगाई जो है वो इनमें ही इंक्लूड हो जा रही थी।
दूसरी स्पायरोगेला और क्लेमाइडोमोनास। स्पायरोगेला जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर, वो भी एक ही किंगडम में आ जा रहे थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें बहुत ज्यादा वेराइटी है, बहुत ज्यादा फंक्शन और स्ट्रक्चर्स अलग है, फिर भी वो प्लांटे किंगडम में जस्ट बिकॉज दे हैव सेल वॉल इसलिए इंक्लूड हो जा रहे थे। ये बहुत मतलब खिचड़ी जैसा पक रहा है यहाँ पे, कोई एकदम कोई स्पेसिफिक बेसिस नहीं है जिसके हिसाब से इनको अलग किया जा सके। इसलिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बोला कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या करेंगे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, जो फंगाई थी, फंगाई के लिए अलग ही किंगडम बना दिया, एक अलग किंगडम फंगाई का हो गया। उन्होंने जो प्रोकारियोट्स थे, जितने भी प्रोकारियोट्स है ऑर्गेनिजम्स, उनको एक किंगडम में डाल दिया, मोनेरा किंगडम में। और जो भी यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स थे, ऐसे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर है, उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। तो मोनेरा में कौन से आ गए, प्रोकारियोट्स आ गए सारे। प्रोटिस्टा में कौन आ गया, यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स आ गए। फंगाई एक अलग किंगडम बन गया और बाकी जो बचा उनको एनिमल और प्लांटे किंगडम में इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, सो दैट ये जो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था प्लांटे और एनिमलिया में, उसको थोड़ा सा और इजी बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि एक क्लासिफिकेशन करने के बाद सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गए, नहीं, आज भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है क्लासिफिकेशन करने में, लेकिन ये थोड़ा और आसान हो गया है। Why did we need 5 kingdom classification? So now हम देखेंगे आगे कि 5 kingdom classification में कौन से क्लासिफाइड किए गए, किस किस टाइप्स में और किसके बेसिस पे और किन में कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। आर.एच. व्हिटेकर का ये 5 kingdom क्लासिफिकेशन है, उसमें उन्होंने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सेल वॉल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मोनेरा में जो है वो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो फोस्फोलिपिड से बनी हुई है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी में एब्सेंट है। फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन साथ में इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ चाइटिन। सेल वॉल किससे बनी हुई है, चाइटिन से बनी हुई है, जो एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है। प्लांटे किंगडम में ऑब्वियसली सेल वॉल प्रेजेंट है और किससे बनी रहेगी, सेल्यूलोज से बनी रहेगी। और एनिमलिया किंगडम में जैसे मैं बताया कि एनिमल्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है एनिमलिया किंगडम में। बाकी सारे किंगडम्स में प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल है, लेकिन उनके अलग अलग टाइप्स है। मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब वो फोस्फोलिपिड से बनी हुई सेल वॉल है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है। फंगा में क्या है, चाइटिन वाली सेल वॉल है। और प्लांटे में सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है। सेल टाइप के बेसिस पे देखें तो सारे और जो क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांटे में और एनिमलिया में, सब में यूकारियोटिक सेल वॉल है, लेकिन सिर्फ मोनेरा में प्रोकारियोटिक है। मतलब जितने भी प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म दुनिया में है वो सारे किस किंगडम में आएंगे, मोनेरा किंगडम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली सेल टाइप अगर प्रोकारियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। बिकॉज प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि जिनकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। हमने पहले भी ये क्लैरिफाई किया हुआ है। प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल एक तरफ कंसंट्रेटेड रहता है, लेकिन उसका कोई सेल वॉल नहीं रहती है। सेल वॉल नहीं, न्यूक्लियर वॉल नहीं रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। ये होता है प्रोकारियोटिक। और यूकारियोटिक क्या होता है, जिनमें सेल वॉल या फिर डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल रहेगी, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वुड बी कंसंट्रेटेड एज वेल वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। तो सेल टाइप मोनेरा में क्या है, प्रोकारियोटिक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमलिया ये सब कैसे है, यूकारियोटिक सेल है, इसलिए इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो मोनेरा किंगडम में
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, बस एक सेल है जो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज है वही एक चीज है, वही ऑर्गेनिज्म है, और उसमें कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलके कोई एक ऑर्गन या फिर ऐसा कुछ नहीं बना रहे, मतलब उनमें ऑर्केस्ट्रेटेड फंक्शन ऑफ सेल्स नहीं है, इंडिविजुअल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। फंगाई से जो है वो मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू आना शुरू हो जाता है, मतलब फंगाई जो है वो हम बोल सकते हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बीच की चीज है, जहां पे मल्टी सेल्यूलर है वो, और साथ साथ में लूज टिश्यू मतलब थोड़ा सा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेटेड फंक्शन ऑफ सेल्स शुरू हो जाता है। फिर प्लांट किंगडम में क्या है, टिश्यू और ऑर्गन है, मतलब जैसे कि प्लांट्स में हम देखते हैं रूट एक अलग टिश्यू है, लीफ का अलग टिश्यू है, ब्रांचेस का अलग टिश्यू है, फ्लावर का अलग टिश्यू है। इनमें कोई ऑर्केस्ट्रेटेड फंक्शन नहीं, इसलिए इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन टिश्यू और ऑर्गन रहता है। जब एनिमेलिया में और आगे जाते हैं और एडवांस होता है तो टिश्यू होता है, टिश्यू एक तरीके का टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन सारे एक सिस्टम बना के ऑर्गेनिक सिस्टम बनती है, मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एनिमेलिया किंगडम में शुरू होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं जब ये पढ़ा रहा हूं तो मेरे सारे ऑर्गन्स एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से मोनेरा में जो है वो ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो आप अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे उनका न्यूट्रिशन डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप्स में भी दो टाइप्स है, एक तो केमोट्रोपिक और फोटोट्रोपिक। केमोट्रोपिक जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया एक्सेट्रा पे डिपेंड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन देते हैं। फोटोट्रोपिक जो हमें पता है जो सनलाइट से जो क्लोरोफिल के हिसाब से उनका न्यूट्रिशन हो रहा है। प्रोटिस्टा किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने जाएंगे तो ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, यहाँ पे केमोट्रोपिक ऑटोट्रॉप्स नहीं है, मतलब सिर्फ वही ऑटोट्रॉप्स है जो फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। साथ साथ में इसमें भी हेटेरोट्रॉप्स प्रेजेंट है। फंगाई किंगडम में देखे मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इसमें हेटेरोट्रॉप्स भी रहेंगे। हेटेरोट्रॉप्स किस टाइप के हैं, एक तो है सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग और डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो फंगाई में सेप्रोफाइटिक फंगाई भी होता है विच डिपेंड्स ऑन द डिकेइंग एंड डेड एनिमल, डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिशन, एज वेल एज पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही अपना फूड बनाते हैं, मतलब पैरासिटिक भी उसके अंदर ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो पैरासिटिक फंगाई भी होता है और सेप्रोफाइटिक फंगाई भी रहता है। प्लांट किंगडम में देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक, जितने भी हमारे प्लांट्स है वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक रहता है, मतलब उनका उनमें जो न्यूट्रिशन है वो क्लोरोफिल से रहता है, सनलाइट और जो उसका केमिकल रिएक्शन सारे हो रहे हैं उस पर डिपेंडेंट रहता है। मतलब प्लांट किंगडम में वही सारे ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। एनिमेलिया किंगडम में अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उसमें भी दो टाइप के हेटेरोट्रॉप्स है, एक है होलोजोइक और दूसरा है सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक हेटेरोट्रॉप्स वो है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंटरनलाइज करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमंस हो गए, वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हम किसी ऑर्गेनिजम्स को या तो प्लांट को या तो एनिमल को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और फिर जो भी डाइजेशन का प्रोसेस वगैरह होता है उसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन। और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स में सेप्रोफाइटिक भी है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिकेइंग और डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग टाइप हमने देखे। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टर्स 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलियम। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक्स में केमोट्रॉफिक्स भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, साथ में हेटेरोट्रॉप्स मतलब सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइटिक भी है। प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। फंगाई में कैसा है न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप्स है मतलब सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों है। प्लांटे में
ओनली फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है और एनिमेलिया में हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। स्पेशली इसमें क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। इस तरीके से आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है।